हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस क्लास में विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगे चैप्टर से रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लास्ट क्लास में कार्य ऊर्जा और शक्ति टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कराए गए थे। जो भी फ्रेंड्स उस क्लास को नहीं देखे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। निश्चित ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएगी, तो वहाँ से रिवीजन अवश्य कर लें। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। देख लीजिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 10 किलोग्राम वजन का एक सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, देख लीजिए किसका किसका सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें। ठीक है। पहला टॉपिक है तरंगे। तरंगे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों की शुद्ध गति के बिना ऊर्जा वहन करता है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तरंग गति। ठीक है। नेक्स्ट, माध्यम के कण की गति की दिशा उसके तरंग प्रसार की दिशा के समांतर होती है अनुदैर्ध्य तरंग में। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके। नेक्स्ट, माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। पानी की सतह पर तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। नेक्स्ट, जिस माध्यम में कोई तरंग फैलती है उसकी किसी कण का उसकी माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक अधिकतम विस्थापन होता है, उसे कहा जाता है आयाम। ठीक है। और इसका एसआई इकाई क्या होता है? मीटर। ओके। नेक्स्ट, तरंग का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? तो इसे शिखा कहा जाता है। जबकि तरंग का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? तो इसे गर्त कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, दो लगातार शिखरों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, जिसका एसआई इकाई मीटर होता है। ठीक है। जब ध्वनि किसी माध्यम में यात्रा करती है तो प्रति इकाई सेकंड समय में तरंग के दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, और इसका एसआई इकाई हर्ट्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे कहते हैं तरंग गति। ठीक है। और इसमें संबंध देख लीजिए, क्या है संबंध? तो आवृत्ति एफ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और गति वी के बीच संबंध v इक्वल टू एफ लेमडा। v इक्वल टू क्या निकला के आएगा? लेमडा अपान टी, क्योंकि f इक्वल टू 1 अपान टी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि की तरंग गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रकाश की तरंग गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, किसी तरंग का आयाम, तरंग दैर्ध्य और अवधि और आवृत्ति सभी तरंग के शिखर या गर्त की स्थिति से प्रभावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है। किस तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है।
किस प्रकार की तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में चलती है? तो सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10 से 14 मीटर से 104 मीटर तक होती है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे में शामिल है तो कौन कौन से चीज़ें शामिल है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में? गामा किरण, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्यमान किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं के नाभिकों के विघटन में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो ये होती है गामा किरण। एक्सरे का उपयोग निम्न में होता है तो टूटी हुई हड्डियों की जांच करने में एक्सरे का उपयोग होता है, क्रिस्टल के अध्ययन में और मेटल डिटेक्टर में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा कैंसर के लिए किस प्रकार की किरणें जिम्मेदार होती हैं? तो ये पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। पराबैंगनी किरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो रिटर द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों का उपयोग निम्न में होता है तो जल के शोधन में, अदृश्य लिखाई में और नकली दस्तावेजों का पता करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? तो न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की खोज की। दृश्यमान किरणों का उपयोग निम्न में होता है तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दृश्यमान किरणों का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की? तो हर्शेल ने की इंफ्रारेड किरणों की खोज। ठीक है। नेक्स्ट, अवरक्त किरणों का उपयोग निम्न में होता है तो टीवी रिमोट कंट्रोलिंग में, कोहरे और धुंध में, दूर तक देखने में, प्रकाश खराब मौसम में, फोटोग्राफी में। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म तरंग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पर्सी स्पेंसर द्वारा सूक्ष्म तरंग की खोज की गई। और सूक्ष्म तरंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लघु रेडियो तरंग के नाम से सूक्ष्म तरंग को जाना जाता है। सूक्ष्म तरंग का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है? तो रडार, सैटेलाइट और माइक्रोवेव में सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्टर एंड रेंचिंग रडार का पूर्ण रूप है। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो तरंग की खोज की गई तो किसके द्वारा की गई? मार्कोनी द्वारा। ओके। नेक्स्ट, रेडियो तरंग का उपयोग निम्न में होता है रेडियो और दूरसंचार में रेडियो का तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति न्यू और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो इस विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा क्या होगी? E=hc/λ। ठीक है। जहाँ न्यू c/λ हो जाएगा, जहाँ c प्रकाश का वेग है, h प्लैंक स्थिरांक है, तो आपसे पूछा जाएगा प्लैंक स्थिरांक का मान कितना है? तो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और h का मात्रक क्या होगा? तो E=hλ hν h=E/ν यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का माइनस स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर मिलके बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड घाते -3। ठीक है। नेक्स्ट, किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? गामा किरण में, क्योंकि उसकी आवृत्ति भी उच्च होती है। ठीक है। नेक्स्ट, जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाती है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जल तरंगे, ध्वनि तरंगे और स्प्रिंग तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है। कौन सी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है? तो ये है यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। ठीक है। यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण किस कारण संभव होता है? तो प्रत्यास्थता और जड़त्वता के कारण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी जा सकती है। इस आधार पर इन्हें
3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? तो वो श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों को सुनने की श्रव्य सीमा कितनी है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा कुछ जानवर जैसे कुत्ते कितने तक की ध्वनि सुन सकते हैं? तो ये 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंग होती है अपश्रव्य तरंग। नेक्स्ट, किन तरंगों को मानव द्वारा सुना नहीं जा सकता? तो ये अपश्रव्य तरंगे हैं। नेक्स्ट, गैंडा, हाथी और व्हेल जैसे कुछ जानवर अपश्रव्य तरंग उत्पन्न करते और संचारित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जानवर भूकंप से परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मुख्य आघात तरंगों के शुरू होने से पहले कम आवृत्ति की अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जानवरों को सचेत करती है। ठीक है। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है। डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जैसे जानवरों द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंग पराश्रव्य तरंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंग उच्च आवृत्ति तरंगे हैं जो बाधाओं को उत्पन्न की स्थिति में भी अच्छी तरह परिभाषित पथों पर यात्रा करती है? तो ये है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट, कठिन पहुंच वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है। नेक्स्ट, आंतरिक अंगों की छवियों को मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में जाना जाता है। किसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए किया जाता है ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जा सके? तो इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उपयोग गुर्दे में बनी छोटी छोटी पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसे अल्ट्रासोनोग्राफी यानी पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वह कौन सी युक्ति है जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके गहरे समुद्र में वस्तु का पता लगाने में किया जाता है? तो ये है सोनार यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों में अधिकतम ऊर्जा क्यों संचित होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एक रूप जो कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है उसे ध्वनि तरंग कहा जाता है। जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है उसे ध्वनि तरंग कहा जाता है। वह कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में विचरण नहीं कर सकती? तो ये ध्वनि तरंग है। नेक्स्ट, मानव में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है स्वर रज्जु में कंपन के माध्यम से। नेक्स्ट, पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, तो माध्यम कौन कौन से होते हैं? ये है ठोस, तरल और गैस। ठीक है। ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से हवा में ध्वनि तरंग विचरण करती है। नेक्स्ट, पानी की सतह पर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से। ठोस में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में विचरण करती है। किसी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता का बोध मुख्य रूप से उसके आयाम से प्रभावित होता है। ठीक है। उच्च आयाम के कारण कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, तीव्र ध्वनि
तरंग लंबी दूरी तय करता है क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय क्या कहलाता है? इसे आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पन्न होने वाले कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? तो इसे पिच कहते हैं। ठीक है। विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से एक क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है संगीत। एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहलाती हैं टोन। ठीक है। और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे नोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किसी माध्यम में कैसे यात्रा करती है? तो संपीड़न और विरलन की श्रृंखला में यात्रा करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में वो क्षेत्र जहाँ कण एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं उसे संपीड़न क्षेत्र कहा जाता है। संपीड़न क्षेत्र में उच्च घनत्व और उच्च दबाव होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण सबसे दूर होते हैं उसे विरलन क्षेत्र कहा जाता है और विरलन क्षेत्र में कम घनत्व और कम दबाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट, समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्तियों के लिए ध्वनि की गति लगभग समान रहती है। नेक्स्ट, ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर करती है उस माध्यम की विशेषताओं पर जिससे वह यात्रा करती है। नेक्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है माध्यम के तापमान से। ठीक है। माध्यम के तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है और 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 344 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा ठोस, उससे कम तरल और उससे कम गैस में होती है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। ध्वनि की गति माध्यम के किन कारणों पर निर्भर करती है? तो तापमान, घनत्व और लोच पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में। क्यों? अधिक घनत्व के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, लोच जितनी अधिक होगी ध्वनि की गति उतनी अधिक होगी। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है। दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग किसके कारण बढ़ता है? लोच बढ़ने के कारण ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है। निर्वात की लोच शून्य हो जाने के कारण निर्वात में ध्वनि का प्रसार नहीं होता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे गैसों का आणविक भार बढ़ता है ध्वनि का वेग कम होता जाता है। अब देखेंगे डॉपलर प्रभाव को। ठीक है। तो जब श्रोता और स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है। कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए मान्य है? तो ये डॉपलर प्रभाव है। यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर स्थानांतरित हो जाएगा और यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसमें आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। यह किस प्रभाव के कारण होता है? तो ये है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? ये प्रकाश के डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को कहा जाता है ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि
दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ध्वनि की गति किन दिनों में अधिक होती है? तो ये शुष्क दिनों की तुलना में आर्द्र यानी बरसात के दिनों में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का व्यतिकरण। देखिए सबसे पहला सवाल, जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर आरोपित होती हैं तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी जहाज की स्थिति समुद्र में नहीं मिल पाती क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है वहाँ ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट, मौन क्षेत्र का निर्माण किसके कारण होता है? तो विनाशकारी ध्वनि की विनाशी व्यतिकरण के कारण मौन क्षेत्र का निर्माण होता है। आप पढ़ेंगे प्रतिध्वनि को। ध्वनि की इस स्थायित्व के परिणाम स्वरूप बार बार होने वाले परावर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर यानी लगभग 16.6 मीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अनुरणन के बारे में। ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है? इसे अनुरणन कहा जाता है। किन तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि या अनुरणन को कम करने के लिए सभागार की छत और दीवारों को आमतौर पर ध्वनि अवशोषक सामग्री से बनाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेलवे में तो रामबाण साबित होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतें किस प्रकार डिजाइन की जाती हैं ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों में पहुंच सके? तो इसे घुमावदार बनाया जाता है। नेक्स्ट, मेगाफोन या लाउड हेलर, हॉर्न, तुरही और शहनाई जैसे संगीत वाद्य यंत्र को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? ध्वनि की सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग की जाने वाली एक चिकित्सीय उपकरण क्या कहलाती है? तो उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे ध्वनिकी कहा जाता है। ध्वनिकी। ओके। नेक्स्ट, मनुष्य के कान का कौन सा भाग प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन करता है? तो ये होती है कर्णपटह झिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक संख्या। ठीक है। तो जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो किस गति से यात्रा करना कहा जाता है? इसे सुपरसोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न शॉक। ठीक है। नेक्स्ट,
इन शॉक तरंगों से उत्पन्न होने वाले बहुत तेज और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? इसे सोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार सेकंड में 332 मीटर की दूरी विक्षोभ द्वारा तय की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, कम पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है। नेक्स्ट, मैक संख्या से तेज आवाज और सुनने में बहुत अप्रिय शोर कहलाता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं होता क्योंकि वे हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। विमान की गति निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है मैक संख्या को। मैक संख्या बराबर विमान की गति अपान ध्वनि की गति। ठीक है। मैक संख्या 1 के बराबर हो तो ध्वनिक विमान, मैक संख्या 1 से ज़्यादा हो तो सुपरसोनिक विमान, और मैक संख्या 5 से ज़्यादा हो तो ये हाइपरसोनिक विमान है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि का विवर्तन। जब ध्वनि तरंगे खिड़की और दरवाजों के किनारों से टकराती है तो वह ध्वनि विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो उसे ध्वनि विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, वह तरंग जो अपने स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं जाती उसे स्थिर तरंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्थिर तरंग में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है? जहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंपन की तीव्रता शून्य कहाँ पर होती है? तो जहाँ नोड का निर्माण होता है वहाँ शून्य होती है। नेक्स्ट, कौन सी तरंग अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जा सकती? तो स्थिर तरंग। वह तरंग जो किसी माध्यम में अपने आयाम में परिवर्तन किए बिना ही दिशा में लगातार चलती रहती है कहलाती है भ्रमणशील तरंग या प्रगतिशील। कौन सी तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है उसे प्रगतिशील तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी प्रकाश की किसी खास दिशा में भेजना कहलाता है, इसे ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है। तो किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है। नेक्स्ट, किसी तरंग का ध्रुवण संभव नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार की तरंगों का ध्रुवण संभव होता है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग का ध्रुवण संभव होता है। नेक्स्ट, फ्रेंड, विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगों चैप्टर से सभी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएगी तो वहां से रिवीजन अवश्य कर लें। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो कि क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा क्या है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है। जिन लोग को आंसर नहीं पता है कल मैं आप लोग को इसका राइट आंसर बता दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।